जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पीएन कोचिंग सेंटर में। और आज हम पढ़ेंगे जैव अणु का पॉलीसैकेराइड, क्योंकि हमने इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो ओलिगोसैकेराइड के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है। इससे क्या होता है कि आप समझ सकते हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है। और जो भी जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारा चीज़ आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं। कह रहा है पॉलीसैकेराइड, तो इसका पहले इसके हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो पॉलीसैकेराइड प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर है, और जिनमें जिनमें सैकड़ों हजारों मोनोसैकेराइड एक कलक इकाइयाँ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है? एक पॉलीमर है जिसको हम बहुलक बोलते हैं, और ये हजारों और सैकड़ों सैकेराइड यानी एक कलक मिलके क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक बंध मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोसिडिक दो अणुओं के बीच में बनते हैं। ठीक है। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर आपका N, मतलब ये इसका सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पे मान लीजिए एक रखेंगे तो आपका कौन सा बनेगा, फिर दो रखेंगे तो कौन सा बनेगा, इस तरह से हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल एन होता है ये आपका। ठीक है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। देन जहाँ n का मान 12 से हजारों के बीच होता है, 12 से लेके हजारों के बीच में n का मान हो सकता है। ठीक है। ये रंगहीन, स्वादहीन तथा जल में अघुलनशील होते हैं। पौधे तथा जंतुओं में ये भोजन संग्रह तथा संरचना बनाने वाले यौगिक हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा डेक्सट्रीन आदि प्रमुख इसके क्या है, सैकराइड हैं। देखिए, स्टार्च हो गया आपका, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया तथा डेक्सट्रीन आदि क्या है, ये पॉलीसैकेराइड की क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे तो इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल एन होता है, और ये तमाम ग्लाइकोसिडिक बंध से द्वारा जुड़े होते हैं। इनके अगर हम बात करें पौधों और जंतुओं में, तो ये भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है तथा डेक्सट्रीन आदि इसके क्या हैं, पॉलीसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपने देखा है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा डेक्सट्रीन, इसके एक एक करके हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या है, इसके विषय में जानेंगे। तो देखिए, स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड है तथा जंतु अपनी ग्लूकोज का भंडारण स्टार्च के रूप में ही करते हैं। ठीक है। मुख्यतः यह अनाजों में पाया जाता है। पौधे में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, और ये ग्लूकोज का भंडारण के रूप में करते हैं, और ये अनाजों में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ इसके सामान्य सूत्र वगैरह भी दिए गए हैं। जैसे ये आपका सेलुलोज है, तो इसके स्टार्च की ये संरचना है। अब ये संरचना किस तरह का है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीसैकेराइड होती है ये ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे O जो है ना, अल्फा हो गया, फिर अल्फा हो गया, फिर अल्फा हो गया। तो ये एक बंध है, इस बंध के माध्यम से ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा। जैसे यहाँ पे ये आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। नॉर्मली जो आपका C6H10O5 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, देन इसको जोड़ना है, आपका O से जोड़ देना है, और अल्फा बॉन्ड के साथ, जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। तो इस माध्यम से आपका ये जुड़ता चला जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देन इसके बाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सैकड़ों जो है ये जुड़ते चले जाते हैं। इसका जो है स्टार्च की ये फिशर संरचना है। स्टार्च की क्या है, ये फिशर संरचना है। इसके बाद फिशर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस संरचना को जो है बताया था। बट यहाँ पे हम आगे देखेंगे स्टार्च का ये जो है हैवर्ड संरचना के बारे में बताया गया है। हैवर्ड संरचना क्या है, तो इस तरह से भी ये जुड़ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये संरचना आपकी यहाँ पे दिख रही है। ये आपका ग्लाइकोसिडिक बंध यानी अल्फा थ्रू जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद आपका अल्फा सिडिक बंध द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके बाद अल्फा सिडिक बंध द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बट ये संरचना आपको बनानी है। अब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो आपका 10 ही आएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 6 2 8 9 1 10,
ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है 10 है। अब ऑक्सीजन हम काउंट करते थे, क्योंकि इस ऑक्सीजन यहाँ पे आगे मैंने पढ़ा था C6H10O5 होता है, तो ऑक्सीजन इसमें 5 होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका 5 है। तो ऑक्सीजन क्या है 5 है। इसी तरह से कार्बन आपका 6 होगा, तो कार्बन को अगर हम काउंट करेंगे तो 6 होगा। जैसे यहाँ पे है 1 और कार्बन यहाँ पे आपको देख लेते हैं हम आगे, 1 2 2 4 2 6, यानी इस तरह से देखिए आपका कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये एक संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये इसका अल्फाबेटिक बंद द्वारा ये जुड़े रहते हैं, तो ये इसकी एक नॉर्मली संरचना बन जाती है। ठीक है, देखिए स्टार्च में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एमाइलोपेप्टीन। एमाइलोपेप्टीन जो होता है स्टार्च की एक संरचना होती है, इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। कह रहा है यह अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित संरचना होती है, बहुलक होते हैं। इसमें 25 से 30 अल्फा डी ग्लूकोज की कई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। इनके मुख्य संरचना श्रृंखला के डी ग्लूकोज के C1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के C4 के साथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो ये एमाइलोपेप्टीन होता है जो स्टार्च का ही एक रूप होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक हो सकता है। अगला आपका सेलुलोज के विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है संरचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस संरचना को आप लोग बना लेते हैं, बनाना बहुत ईजी है, बस आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको आपको O के साथ जोड़ना है, यानी अल्फा ग्रुप के साथ 1 2 3 4 ऐसे करके आपको जोड़ना है। देखिए यहाँ पे जो 1 है ये चौथे के साथ जुड़ा है, इसी तरह से 1 है ये भी चौथे के साथ, 1 चौथे के साथ। तो इस तरह से इसकी संरचना आप इसकी बना सकते हैं, इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम अगली जो हमारा है सेलुलोज। जैसे हमने स्टार्च के बारे में जाना, अब उसी तरह से हम सेलुलोज के बारे में जानेंगे। सेलुलोज जो होता है वो आपका समझ लीजिए कि पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, और सेलुलोज को पचाने के लिए सिर्फ किसको क्षमता होती है, सिर्फ जंतुओं में क्षमता होती है। इसलिए पौधों को कौन खाता है, जंतु खाते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज पौधों में सर्वाधिक पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। यह पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुल कार्बनिक पदार्थों में से लगभग 50% सेलुलोज है। कपास के बीज रोम लगभग शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं, जिसके अतिरिक्त यह तंतुओं जैसे जूट, फ्लैक्स आदि में पाया जाता है। सेलुलोज एक रंगहीन ठोस है जो जल तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय है, किंतु अमोनियम क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड विलयन में यह विलेय है। यह प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलेय होता है। ठीक है, देखिए अब इस चीज़ को हमें समझना है कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज जो है जंतुओं में सिर्फ पाया जाता है, यानी पौधों में ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और अगर हम बात करें तो ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है। और इससे हम जैसे जो पौधे होते हैं, आपका जूट का जो पौधा होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेलुलोज फैलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर केवल डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो सिद्ध करता है कि सेलुलोज डी ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज अणु समतलीय नहीं होते हैं, यानी प्लेनर नहीं होते हैं। ये सेलुलोज संरचना रूप बीटा डी ग्लूकोज इसकी रेखी बहुलक होती है। ठीक है, ये आपका जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था स्टार्च के बारे में, तो वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध के साथ जुड़ रहे थे, बट यहाँ पे ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे C1 अगली ग्लूकोज इकाई C4 से बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है C1 यानी कार्बन पहला और कार्बन चौथा जो है आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं कि संरचना इसकी क्या कहती है। तो संरचना यहाँ पे देखिए, ये इसका सीडिबिक बंध है, ये इसकी संरचना है। जैसे हमने आपको बताया था, इसका सामान्य सूत्र वही होता है जो पहले में हमने पढ़ा था। तो ये पहला हो गया, पहला ऑक्सीजन, और ये बीटा बंध के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह से इसका ये बीटा बंध जो है, बीटा बंध कैसे जुड़ता है आपका, तो 1 2 3 4 5 6
तो 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकालते हैं जब, तो यहाँ पे जाता है और ये एक सिडविक बंध यानी जो बीटा है सिडविक बंध, यहाँ पे इसकी ये ज्वाइंट होता है। तो इसको हम सेलुलोज की फिशर संरचना कहते हैं। देन जो है यहाँ पे आप अगर देखेंगे सेलुलोज की हैवर्ड संरचना के बारे में, तो ये सेलुलोज की हैवर्ड संरचना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। तो ये सेलुलोज की क्या है, हैवर्ड संरचना है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसकी संरचना क्या है, क्योंकि इसमें और भी डीपली चीज़ों को नहीं बताया गया है, बस ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये इसकी संरचना है, और ये जंतु और पौधों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे कार्बन जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, और इसके साथ आपके कोनों पे जो है आपका जुड़ा हुआ है। अब इसका 1 कार्बन क्या होता है, चौथा जो कार्बन है उसके साथ जुड़ता है, किसके साथ, बीटा बंध बनाता है, और ये क्या होता है, एक सिडविक ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हैवर्ड संरचना। तो ये संरचना आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें हम जानेंगे, ये कह रहा है कि सेलुलोज मानव के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, अर्थात जल अपघटित नहीं होता है। चरने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, भेड़, हिरन, बकरी आदि सेलुलोज को पचा सकते हैं, क्योंकि इनके पाचन तंत्र पाचन एंजाइम प्राप्त करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। तो आपसे इतनी है, जो मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें ये पाचन तंत्र, ये जो सेलुलोज पचाने की क्षमता नहीं होती है, और ये जानवरों में ही पाए जाते हैं, जो घास वगैरह चरते हैं उसमें ही ये पाया जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के बारे में जानेंगे। देखिए जिस प्रकार पौधे कार्बोहाइड्रेटों की सेलुलोज के रूप में संचित करते हैं, उसी प्रकार जंतु ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन मुख्यतः यकृत तथा पेशियों में संचित रहता है, अतः इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन क्या कहता है, जिस प्रकार पौधे कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज के रूप में संचित करते हैं, उसी प्रकार जंतु क्या कहता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। तो ये ग्लाइकोजन को है संचित करने का एक कारण होता है, और ग्लाइकोजन मुख्यतः यकृत, लीवर तथा पेशियों में संचित रहते हैं, जिसे हम लोग जंतु स्टार्च कहते हैं। यकृत को जलीय क्षार विलयन के साथ उबालकर उसे प्राप्त किया जाता है, अर्थात जल अपघटन पर यह केवल डी ग्लूकोज देता है, जो सिद्ध करता है कि डी ग्लूकोज का बहुलक है। इसका अणुभार अति उच्च होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, कह रहा है इसका अणुभार अति उच्च होता है। इसका अणुभार क्या होता है, बहुत उच्च होता है। इसमें देखिए ये आपका जो है 4 करोड़ तक का ये क्या होता है, इसका अणुभार 4 करोड़ से लेके आगे तक ये 14 लाख मतलब 14 करोड़ तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये अणुभार है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलोपेप्टीन से तुल्य करते हैं। इसको एमाइलोपेप्टीन से इसको क्या किया जाता है, तुल्य भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व। अब आगे वाला जो हम चीज़ पढ़ेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला है, कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा जंतु दोनों के लिए आवश्यक है। ये हमारे भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, भाग है। दूसरा कह रहा है, मोनोसैकेराइड शरीर को उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तीसरा है आपका देखिए, कार्बोहाइड्रेट शारीरिक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरणतः जैसे श्वसन क्रिया के साथ सेलुलोज का मंद ऑक्सीकरण जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करता है।